हेलो दोस्तों, नमस्कार। फाइनेंशियल मार्केट चैनल में आप सभी का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को मालूम है शेयर मार्केट में काफ़ी सारी चीज़ें होती रहती है। कुछ चीज़ें पॉजिटिव होती है और कुछ नेगेटिव रिपोर्ट्स भी आते रहते हैं। अगर पॉजिटिव रहेगा तो मार्केट ऊपर जाता है और नेगेटिव रहेगा तो मार्केट गिरता है। ये तो मार्केट का हमेशा फितरत या फिर कह सकते हो मार्केट में ऐसा होता रहता है। मगर दोस्तों हमें रिपोर्ट्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये रिपोर्ट्स हमारे लिए एज़ ए इन्वेस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बाज़ार ऊपर जाएगा, शेयर्स ऊपर जाएँगे। अगर इसका उल्टा होता है तो बाज़ार नीचे आएगा तो शेयर्स भी नीचे आएँगे। अगर आप इन्वेस्टर हो तो भी हमें इन सब चीज़ों के ऊपर हमेशा ध्यान रखना पड़ता ही है। तौर पे आप देख सकते हो रशिया यूक्रेन का वॉर। अगर आप इन्वेस्टर हो फिर भी आपके इन्वेस्टमेंट पे इफ़ेक्ट होता है और मार्केट करीब-करीब 1 से डेढ़ साल 2 साल तक वहीं पे घूमता है। तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं कोविड। कोविड के टाइम पे मार्केट ने बहुत नीचे छलांग लगाई थी और रिकवरी होने के लिए काफ़ी समय लगा था। तो ये चीज़ें हम इग्नोर नहीं करते हैं और ना ही कर सकते हैं। तो ये सब कंसोलिडेट होने वाली फेजेज़ या मार्केट में डाउन सिचुएशन होती है तब क्या करना है? तो इन्वेस्टर्स को हमेशा अपनी आँखें और कान खुली रखनी चाहिए। मार्केट के न्यूज़ के ऊपर हमेशा ध्यान बनाए रखना चाहिए। इन सब में मज़ेदार बात ये होती है जो लोग कमज़ोर होते हैं मार्केट उनको खुद ब खुद निकाल देता है। मतलब क्या है कि मार्केट में जब भी कुछ लोग जो नॉर्मली मार्केट थोड़ा भी 2-5% तक अप्स एंड डाउन होता है तो ये लोग खुद ब खुद निकल जाते हैं और अपना प्रॉफ़िट बुक कर लेते हैं या फिर लॉस बेयर नहीं कर पाते इसलिए एग्ज़िट कर लेते हैं और मार्केट ऐसे लोगों को इन्वेस्टर नहीं ट्रेडर कहता है। तो अगर आपको इन्वेस्टर बनना है तो हमेशा न्यूज़ पे ध्यान रखिए। भविष्य में हो सकता है मार्केट 25,000 जाए, 30,000 जाए, 35,000 जाए, 40,000 भी जाए, हो सकता है। मगर डेफ़िनेटली ये रिपोर्ट्स हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, इसलिए हमें हमेशा रिपोर्ट्स के ऊपर बात करनी चाहिए और रिपोर्ट्स को देखना चाहिए। आज जो मैं रिपोर्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ, वो है कोटक इक्विटी के ऊपर आई हुई रिपोर्ट। अभी कोटक इक्विटी ने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर कहा है कि मार्केट हो सकता है गिरेगा अगले आने वाले कुछ दिनों में और उसके लिए उन्होंने 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें की है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन और डिटेल रिपोर्ट यहाँ पे बताई गई है। मार्केट के ऊपर जो भी बातें की है, वो उनके ऊपर हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो इन सब बातों में पहला पॉइंट उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है वो है टैक्सेशन। आपने हाल ही में 2-4 दिन में देखा होगा मार्केट में टैक्सेशन के ऊपर काफ़ी सारी बातें हो रही है, मार्केट बहुत परेशान है और इसीलिए मार्केट प्रीवियस डे पे नेगेटिव में क्लोज़ हुआ था। और ये नेगेटिव इसलिए हुआ कि यहाँ से हो सकता है मार्केट बेरिश मोड में भी चला जाए और बेरिश मूवमेंट में आता हुआ दिखाई दे। ऑब्वियसली इसका इफ़ेक्ट होने वाला है, टैक्सेशन में आ सकता है आने वाले भविष्य में इक्विटीज़ पे टैक्स लगने की बात की वजह से मार्केट परेशान हो, एसटीटी के ऊपर बात मार्केट में हो रही है उसकी वजह से परेशान हो या फिर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स जो लगातार ट्रेडिंग कर रहे हैं उनकी वजह से या फिर जो ऑप्शन और ट्रेडिंग ऑप्शन और फ्यूचर में ट्रेडिंग करके अपना पैसा भी गँवा रहे हैं, समय भी गँवा रहे हैं। ऐसे लोगों को रोकने के लिए और आपको पता ही होगा कि लॉटरी सिस्टम कहा जा रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग को। इसका मतलब क्या है कि जैसे क्रिप्टो करेंसी में बहुत ट्रेडिंग होती है, क्रिप्टो करेंसी को लगातार लॉटरी सिस्टम का ही दर्जा दिया गया है। तो इन सबको कंट्रोल रखने के लिए टैक्सेशन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। आगे चल के आपको शायद से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कैपिटल गेन इन्वेस्टमेंट पे भी टैक्स लगते हुए दिखेगा। अभी जो टैक्स लग रहा है वो 30% टैक्स लग रहा है, टीडीएस तो कटेगा ही कटेगा मगर उसके अलावा भी टैक्स लगेगा आप अगर इंट्राडे या फिर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। मगर इन्वेस्टमेंट के लिए अभी उन्होंने इतनी बात नहीं की है। 10% जो इंटरेस्ट से ऊपर रखते हैं तो आपको 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए टैक्स लगता है। मगर उसमें कोई कम ज़्यादा होने के चांसेस काफ़ी कम है, उस पे कम बातें हो रही है। मगर ऑप्शन पे एसटीटी पे जो ट्रांज़ैक्शन चार्ज लगने वाला है, बढ़ने वाला है वो खबर तो कन्फर्म भाई अभी आपको देखने को मिलने वाली है और ये होने ही वाला है। अभी इन सब बातों के बाद हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 सेकंड दूसरा मुद्दा है वो है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट में कुछ दिनों में गवर्नमेंट में बहुत सारे उठा-पटक हुई है, कुछ चीज़ें चेंजेस हुई है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि इलेक्शन है और इलेक्शन में फिर से एक बार बीजेपी मेजॉरिटी के साथ आई है, मगर मेजॉरिटी नहीं कह सकते, मेजॉरिटी में बहुमत नहीं मिला उनको। 2014, 2019 और 2024 ये अलग-अलग सिचुएशन वाली इलेक्शंस हुई है। 2014 और 19 में उनके पास पूरा बहुमत था, वो अपने डिसीजन अपने खुद ले सकते थे, मगर अभी 2024 में वैसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी वाली सरकार नहीं है। यहाँ पे कुछ और पक्षों के साथ उन्होंने अपनी सरकार बनाई है, जो 240, 250 उनकी जो है, उसके बाद जो ऊपर के मित्र पक्ष है, उनके साथ में उनको मिल-जुल के काम करना पड़ेगा और इस सरकार को थोड़ा-सा अंडरस्टैंड बना के ही चलना पड़ेगा, तभी उनकी सरकार टिक सकती है। और विरोधी पक्ष तो होते हैं, इन सब बातों का ही फ़ायदा उठाते हैं और दिक्कत भी करते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के लिए ऑब्जेक्शन भी लेते हैं, बार-बार पार्लियामेंट में इसके लिए आवाज़ उठाते हैं, नारेबाज़ी करते हैं और नुकसान पहुँचाते हैं पार्लियामेंट का और इसमें होता है जनता का ही नुकसान। तो ये एक बड़ा चैलेंज है, जहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो का इफ़ेक्ट तो हमारे मार्केट पे और गवर्नमेंट पे भी होगा ही होगा। अभी तीसरे पॉइंट पे हम लोग आते हैं, तीसरा मुद्दा यहाँ पे उठाया गया है, वो है इलेक्शन। अभी आप सबको पता है
है अभी जो नेशनल इलेक्शन हुआ, इसके बाद आएँगे असेंबली इलेक्शन। अभी ये इलेक्शन का दौर तो चलता ही रहता है भाई, ये कभी खत्म नहीं होता रहता है। रेगुलरली इलेक्शंस आते रहते हैं, जाते रहते हैं। अभी 2 बड़े दिग्गज स्टेट्स का यहाँ पे इलेक्शन है, एक है महाराष्ट्र, दूसरा है हरियाणा। अभी ये दोनों के दोनों नवंबर-दिसंबर में, मतलब अगले आने वाले 6 महीने में हो सकता है ये स्टेट इलेक्शन डिक्लेयर हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, 6 महीने में अगर 2 इलेक्शन इन्होंने डिक्लेयर किया, उसके बाद भी कुछ और स्टेट्स के इलेक्शन में हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने हाइलाइट किया है अपसेट अपसेट मार्केट, अपसेट नहीं, मतलब इसका मीनिंग ऐसा नहीं होता है। आप बीजेपी, कांग्रेस या कोई भी सरकार हो, अगर सेंट्रल में उनकी सरकार है तो स्टेट में अगर उनकी सरकार आती है तो डेफिनिटली उसका फ़ायदा गवर्नमेंट को और गवर्नेंस को मैनेज करने में होता है। मगर सेंट्रल में अलग सरकार और स्टेट में अलग सरकार होगी तो थोड़ा-सा विरोधाभास शुरू होता है और वहाँ पे पॉज़िटिव चीज़ों को नेगेटिव बनाया जाता है या फिर पॉज़िटिव चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, और ये बड़ा हर्डल होता है गवर्नमेंट को चलाते समय, और सेंट्रल गवर्नमेंट को इसका बहुत खामियाज़ा भुगतना पड़ता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट इसी की वजह से बीच में बंद होते हैं, हमें दिखाई देते हैं। तो एनडीए की सरकार, अगर स्टेट गवर्नमेंट भी अगर एनडीए की आती है कुछ स्टेट्स में या सभी स्टेट्स में, तो हमारे मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा माना जा सकता है, और हम तो कहते हैं कि मेजॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की आए तो डेफ़िनिटली मार्केट की तो बल्ले-बल्ले है, और मार्केट इस पे बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव आपको रिएक्ट करते हुए दिखाई देगा। दोस्तों ये बहुत अच्छी बात होती है, मगर अभी ये देखने वाली बात है आगे चल के क्या होगा, गवर्नमेंट सेंट्रल में किसकी आएगी और स्टेट में किसकी रहेगी, ये हम देखेंगे। स्टेट गवर्नमेंट का जैसे इलेक्शन खत्म होगा, उसका इम्पैक्ट हमें आने वाले समय में दिखाई देगा, और ये इम्पैक्ट जो है भविष्य में हमारे ऊपर भी इफेक्ट करेगा। मार्केट इसके लिए अभी बेरिश मोड के ऊपर कन्वर्ट धीरे-धीरे होते हुए दिखने को मिल रहा है। पॉइंट नंबर 4 के ऊपर हम बात करते हैं, वो है इक्विटी। आप सभी को पता है पिछले 2-3 सालों से कोरोना के बाद पीएसयू सेक्टर में काफ़ी बड़ा उछाल, रॉकेट की तरह बहुत सारे स्टॉक भागे हुए हैं, और पीयूसी सेक्टर इससे पहले परफॉर्म कभी नहीं कर रहा था, जितना कि पिछले 3 सालों में कर चुका है। और ये सब इक्विटी के जो स्टॉक है, ये स्टॉक्स गवर्नमेंट स्टॉक्स है। अभी सेबी का इस सब के ऊपर बहुत बड़ा फोकस चल रहा है। सेबी काफ़ी ज़्यादा में इन सब चीज़ों के ऊपर एक्टिवेट हो चुका है। लगातार रेगुलेशंस, रूल्स बनाते हुए, स्मॉल कैप, मिड कैप्स के ऊपर वो कंट्रोल बनाते हुए, उनके ऊपर निगरानी रखते हुए कर रहा है। मगर बात सोचने वाली ये है कि इन सब मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर वैल्यूएशन किस तरह से लगाया जाएगा? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा फ़िक्र करने वाली बात है, क्योंकि आगे चल के स्मॉल कैप, मिड कैप की जो आज की तारीख में कंडीशन है, वो हमें एफआईआईज़, डीआईएस और इंस्टीट्यूट डिसाइड करते हुए दिखने को मिल सकता है, क्योंकि हम तो रिटेलर्स हैं, रिटेलर्स के पास इतनी बड़ी ताकत नहीं होती कि वो पीएसयू सेक्टर्स में बहुत बड़ा हिस्सा ले, मगर एफआईआईज़, डीआईएस या इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो बड़ा हिस्सा यहाँ पे कैप्चर करते हुए हमें दिखाई देते हैं। अगर पिछले 1.5-2 साल में देखेंगे, बहुत सारे स्टॉक्स जो है पीयूसी के रॉकेट की तरह ऊपर गए हुए हैं, और हो सकता है उनमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। में जो सरकारी कंपनियाँ पीयूसी सेक्टर्स की हम जो बात कर रहे हैं, उनमें हमने जो रॉकेट जैसी ऊँचाई देखी है, हो सकता है वो बहुत बड़ा कंसर्न आगे चलते हुए गवर्नमेंट के सर के ऊपर मंडरा रहा हो, क्योंकि अगर आप उसका वैल्यूएशन देखेंगे तो सिंपल सा गणित है। सरकार ने, एक एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं, ₹100 किसी स्टॉक का प्राइस था, वो अभी रॉकेट की तरह चढ़ते हुए ₹1000 हो गया। और सरकार ने डिसाइड किया उस कंपनी के अंदर ओएफएस लाने के लिए, ऑफर फॉर सेल। अभी ओएफएस अगर लाएँगी तो इसमें पहले कौन कैलकुलेट करेगा या पहले कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, वो होते हैं, बिल्कुल डेफिनिटली आपने सही सोचा, वो है एचएनआईज़, एफआईज़ और डीआईज़। रिटेल इन्वेस्टमेंट के पास इतनी बड़ी ताकत नहीं होती कि वो बहुत बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करें। तो रिटेल इन्वेस्टमेंट की जगह आप अगर एचएनआई और एफआई, डीआईज़ को देखेंगे तो उनके पास बहुत बड़ा मैनेजमेंट और रिसोर्सेज़ होते हैं उसका वैल्यूएशन और कैलकुलेशन निकालने के लिए। तो वो देखेंगे डेफिनिटली इसका कैलकुलेशन ₹1000 नहीं है, इसका हो सकता है कैलकुलेशन हो 750 या फिर 600। तो वो ओएफएस में हिस्सा लेंगे ही नहीं, और मार्केट में हो सकता है वो मार्केट में प्राइस गिरते हुए वो शेयर्स नीचे आए, हो सकता है गवर्नमेंट उसको 900 में लाए, फिर भी एचएनआईज़, एफआईज़ अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएँगे तो ये बहुत बड़ी समस्या हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में मार्केट में गवर्नमेंट को फेस करने के लिए लग सकती है। तो ये सब टॉप लेवल की बातें हैं दोस्तों, इन सब बातों के ऊपर हमें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। इसको प्रॉपर्ली अगर आपको स्टडी करना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपने कौन-सी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, कौन-सा पीएसयू सेक्टर में 75 से अबव गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट है। अगर 75 एंड अबव की इन्वेस्टमेंट है तो डेफिनिटली रूल के हिसाब से उनको वो होल्डिंग में से कुछ होल्डिंग अभी ओएफएस के लिए निकालनी ही पड़ेगी, तभी जाके मार्केट में बैलेंस उन कंपनियों में ओएफ पीएसयू सेक्टर में हो सकता है। अब ये सब चीज़ें होंगी तब कुछ लोग अपना पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे, कुछ लोग अपना इन्वेस्टमेंट में से कुछ हिस्सा बेचेंगे भी, और भी इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट उस पीएसयू सेक्टर पे होने वाला है। ये भी एक बेरिश मूवमेंट ही आप देख सकते हो, और ये सब चीज़ें हमारे मार्केट की अच्छी खबर नहीं कह सकते, और ये सब बड़ा आगे आने वाला एक कदम मार्केट में गवर्नमेंट का हो सकता है हमें देखने को मिले। ये होगी हमारी एक इम्पोर्टेंट खबर। अभी 5 चीज़ें तो हो गई, छठी चीज़ ये है दोस्तों कि क्वार्टरली रिज़ल्ट बहुत सारे बड़े लार्ज कैप कंपनियों के आने को हमें देखने को मिल सकते हैं, और ये क्वार्टर 1 है दोस्तों। लास्ट टाइम क्वार्टर 4 था, तो ये इलेक्शन टाइम भी था, मार्केट में मूवमेंट बेयरिश नहीं थी, बुलिश थी, तो इसलिए बहुत सारी कंपनियों को इग्नोर किया जा सकता था। मगर अभी ऐसा नहीं होगा, क्वार्टर 1 के रिज़ल्ट क्वार्टर 1, 2, 3, 4 पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं कंपनियों का। आगे का पूरा जो जर्नी होता है वो यहीं से डिसाइड होता है। तो यहाँ से फोकस करने वाली बहुत बड़ी बात होती है। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं अभी मार्केट टॉप लेवल पे है, और अभी इसलिए खास तौर पे इसी मोमेंट पे अपना लार्ज कैप में प्रॉफिट
बुकिंग भी करते रहते हैं और हो सकता है इनकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग की वजह से मार्केट में बहुत सारे हमें करेक्शंस भी दिखाई देंगे और ये करेक्शंस हमारे लिए हेल्दी है। इसको अभी फिलहाल के लिए टेम्परेरी बेसिस पे आप हर्डल कह सकते हो। बाजार में ये सब हर्डल जो होते हैं आते ही रहते हैं और उसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग, कंसोलिडेशन फेज ये होता ही रहता है। मैं ये सब चीज़ें आपको डराने के लिए या फिर मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये अप्स एंड डाउन्स मार्केट में हमेशा होते ही रहते हैं और आगे भी भविष्य में होंगे ही होंगे। इनसे हम लोग को डरना नहीं चाहिए, इनसे हमें सीखना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो इन्वेस्टर तो अपने आप को कहते हैं मगर वो इन्वेस्टर से जल्द प्रॉफिट बुकिंग के पीछे रहते हैं और प्रॉफिट ऐसे नहीं मिलता है दोस्तों। उसके लिए आपको बहुत लंबे समय तक मार्केट में रुके रहना चाहिए। इसलिए मार्केट में कहा जाता है अब तक का सक्सेस रेशियो है 10%। अभी 10% इसलिए कि बहुत सारे लोग जल्दबाजी में बहुत जल्दी प्रॉफिट बुकिंग कर देते हैं और बहुत देर तक रुकते नहीं है। अभी हो सकता है आगे चल के भविष्य में मार्केट 50,000 निफ्टी भी क्रॉस करे। बट इन सब के लिए आपको रिपोर्ट्स के ऊपर हमेशा ध्यान बनाए रखना चाहिए। रिपोर्ट्स को हमेशा अपने सामने रखना पड़ेगा, तभी जाके आपको बाजार का अपडेट मिलता रहेगा। ये हर्डल्स तो आते ही रहेंगे दिन-ब-दिन, रेगुलरली, हमेशा भविष्य में भी आते रहेंगे। इन सबको आप ठुकरा नहीं सकते या फिर इन सब के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ऐसा भी नहीं कह सकते। आपको इन सब चीज़ों के ऊपर हमेशा बने रखना चाहिए, अपनी आँख और कान खुली रखनी चाहिए। अलग-अलग हर्डल्स अलग-अलग टाइम पे आते ही रहेंगे। आगे भविष्य में और भी बड़ा हर्डल्स आएगा, अमेरिकन इलेक्शन, वर्ल्ड को हिलाने वाला इलेक्शन। हो सकता है इन सब मौके की वजह से बेरिश मार्केट में बेरिश लोगों को मौका मिल जाए। हो सकता है हम लोग जो बोल रहे हैं उन सब चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़े। उदाहरण के तौर पे हम लोग लें टैक्सेशन का, निर्मला सीतारामन जी हो सकता है इस पे बोले और हो सकता है मार्केट इस पे रिएक्ट ना करे। अगर इसको एक्सेप्शनल केस भी हम बोले कि मार्केट रिएक्ट ना करे, तो भी अगले कुछ पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए, वो सब पॉइंट्स तो हम लोग को दिख रहे हैं कि नेगेटिव मार्केट के सेंटिमेंट ही दिखा रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 6, ये इन सब चीज़ों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, ये सब चीज़ें निरंतर मार्केट में चलती रहती है। आज चल रही है, कल भी चली थी और भविष्य में भी चलेगी। इन सब चीज़ों के ऊपर आपको आपकी सटीकता बनानी है, सेक्टर्स को फाइनल करना है और जो हमारा बी इक्वल टू बी, मतलब बिज़नेस देख के बाय करने वाला फ़ॉर्मूला, बिना देखे, बिना भूले हमें उसी को फ़ॉलो करते रहना है। उसी के बाद ही हमारी मार्केट में पकड़ बन सकती है और भविष्य में हम मार्केट में बहुत काफ़ी अच्छा मोटा पैसा बना सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में हम यहीं पे रुकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर सकते हो। अगले वीडियो के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। थैंक यू वेरी मच।